हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्जाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में हिंदी शिक्षण विधियों के आधे क्वेश्चनों को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम बचे हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे। तो ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी देख लेगा। इन दो क्लासों के बाहर आपका एक भी हिंदी शिक्षण विधि का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं आज की। देखिए, बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है। तो बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग किस विधि में करता है? तो बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग मॉन्टेसरी विधि में करता है। किस में करता है? मॉन्टेसरी विधि में। और मॉन्टेसरी विधि का प्रवर्तक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक है। नाट्य शिक्षण में महत्व बिल्कुल कम है। तो नाट्य शिक्षण में महत्व बिल्कुल कम किसका है? तो मौन पठन का। नाट्य शिक्षण में मौन पठन का महत्व बिल्कुल कम है। प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना विधि है। तो प्रश्न करके फिर रचना का शिक्षण देना विधि है, तो वह है चित्र रचना विधि। कौन सी विधि है? चित्र रचना विधि। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक सटीक विधि कौन सी है? तो विषय का अभ्यास। क्या है? विषय का अभ्यास। भाषा शिक्षण में पहले ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए जिस शिक्षण सूत्र को अपनाया जाता है, अपनाना चाहिए, तो कौन सा अपनाना चाहिए? तो पूर्ण से अंश की ओर। कैसे? पूर्ण से अंश की ओर अपनाना चाहिए। शिक्षक को हिंदी के मूल का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदी को शिक्षक है, जो हिंदी का शिक्षक है ना, उसको मूल ज्ञान होना चाहिए किसका? तो भाषा की मूल ध्वनियों का। वाचन है, वाचन क्या है? तो वाचन एक कला है। शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षक का प्रमुख दायित्व है प्रेरणा प्रदान करना। जीवन में विश्वास और उत्साह बनाए रखता है। तो जीवन में विश्वास और उत्साह बनाए रखता है रुचि। कौन बनाए रखता है? रुचि। आपको रुचि होगी तभी जीवन में विश्वास और उत्साह बना रहेगा। व्याकरण के सूत्र या जानकारी के लिए बल दिया जाता है तो औपचारिक व्याकरण पर। व्याकरण की विधि में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग प्रणाली पर। किस पर? भाषा संसर्ग प्रणाली पर। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक कार्यों में हिंदी अध्यापक का मार्गदर्शन होना चाहिए। तो व्याकरणिक नियम संबंधी। कैसा होना चाहिए? व्याकरण नियम संबंधी। अगला, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। तो वर्णनात्मक कविता शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, तो वह है शब्दार्थ प्रणाली। प्राथमिक कक्षा में संवाद शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। तो प्राथमिक कक्षा में संवाद की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो याद रखना, प्राथमिक कक्षा में संवाद शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है कक्षा अभिनय विधि। कौन सी है? कक्षा अभिनय विधि, प्राथमिक कक्षा में। अध्यापक के अध्यापक के आदर्श विद्यार्थियों का अनुकरण विद्यार्थियों के जीवन भर के रूप में काम आता है। तो वे शुद्ध, स्पष्ट तथा भावपूर्ण पढ़ना सीख जाते हैं। दलीय विधि प्रयोग में आती है। तो दलीय विधि प्रयोग में आती है, तो दलीय विधि प्रयोग में आती है छोटी छोटी कविताओं तथा गीतों के अधिगम में। दलीय शिक्षण विधि का जिस भाषा को पढ़ाने में प्रबल योगदान है वह है संस्कृत पढ़ाने में। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर का कैसा होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर का। याद रखना, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर का होना चाहिए। अभिवर्ती शिक्षा का उद्देश्य है, तो अभिवर्ती शिक्षा का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि। क्या है? भाषा और साहित्य में रुचि। अक्षर बोध विधि से छात्रों में जो विकास होता है वो किसका विकास होता है? तो अक्षर बोध विधि से। किससे? अक्षर बोध विधि से छात्रों में जो विकास होता है तो वो होता है उच्चारण शुद्ध होता है। तो अक्षर बोध विधि से उच्चारण शुद्ध होता है छात्रों का। देखकर कहो विधि में सर्वप्रथम परिचय कराया जाता है। तो देखकर कहो विधि में सर्वप्रथम शब्दों से परिचय कराया जाता है। किससे? शब्दों से। छाया चित्र के ऊपर और नीचे कहीं लिखा रहता है वह विधि कहलाएगी। तो छाया चित्र होता है, फिर उसके या तो ऊपर या फिर नीचे लिखा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं देखो और कहो विधि। पहले देखो फिर कहो विधि। देखो और कहो विधि को में चित्र होने चाहिए। तो देखो और कहो विधि में चित्र होने चाहिए, तो ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत। किसे होने चाहिए? ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए। देखो और कहो विधि की प्रमुख विशेषता है, तो जो देखो और कहो विधि है ना, उसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें इससे रोचकता, आकर्षण और मनोहारिता बनी रहती है। रोचकता, आकर्षण और मनोहारिता। आगे,
वाचन की प्रमुख शिक्षण विधियों को हम कहते हैं। तो वाचन की प्रमुख शिक्षण विधियों को हम कहते हैं तो प्राचीन तथा नवीन विधि। प्राचीन विधि का अन्य नाम है, तो प्राचीन विधि है उसका अन्य नाम है अक्षरबोध विधि। क्या नाम है प्राचीन विधि का अन्य नाम? तो अक्षरबोध विधि। मौन पाठन विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है। जो मौन पाठन है वह विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है स्वयं पठन की। किसकी प्रेरणा देता है? तो स्वयं पठन की। लेखन के अनुरूप बनना जरूरी है। तो लेखन के अनुरूप बनना जरूरी है तो अक्षर का। किसका? अक्षर का। आधुनिक विधि है, तो जो साहचर्य विधि है ना वह आधुनिक विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? तो याद रखना, साहचर्य विधि आधुनिक विधि मानी जाती है। साहचर्य पद्धति द्वारा भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। तो खेल खेल में कैसे दी जाती है? तो खेल खेल में साहचर्य पद्धति द्वारा भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। साहचर्य विधि का अन्य यह नाम पड़ा। तो साहचर्य विधि का यह नाम कहाँ से पड़ा? तो कार्ड पर तो शब्द लिखे जाते हैं और दूसरे में चित्र बने होते हैं। ध्वनि साम्य विधि में सिखाया जाता है। तो ध्वनि साम्य विधि में क्या सिखाया जाता है? ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना। जैसे ध्वनि में एक साथ समानता रहती है शब्दों में, तो उन समानता वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाना। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली क्रम अवधि। सूक्ष्म शिक्षण क्रम अवधि क्या? सूक्ष्म शिक्षण क्रमावधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। यह कथन है तो BM शोर का। किसका? BM शोर का। सामान्य अध्यापन में शिक्षक एक कालांश में प्रयोग करता है तो अनेक कौशलों को। तो सामान्य अध्यापन में एक शिक्षक एक कालांश के अंदर ना अनेकों कौशलों को प्रकट करता है, अनेकों कौशलों का प्रयोग करता है। श्रृंखला मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समुचित हो इसके लिए शिक्षण के सर्वमान्य शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से व्यापक की ओर इन शिक्षण विधियों का प्रयोग, इन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो की विधि द्वारा भाषा सीखते हैं तो यंत्र विधि के द्वारा। वाचन का मनोवैज्ञानिक क्रम है। जो वाचन है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम है वाक्य, शब्द और वर्ण। तो याद रखना, वाचन जो वाचन है, हम वाचन करते हैं तो उस वाचन का मनोवैज्ञानिक क्रम है तो वाक्य, शब्द और वर्ण। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये क्रम इसका फिक्स है, पहले वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण। विस्तृत, निखरा और रोचक रूप है। तो विस्तृत, निखरा और रोचक रूप किसका है? तो कहानी विधि का। हिंदी भाषा के विकास में सहायक तत्व है तो हिंदी की विधाएं। क्या है? हिंदी की विधाएं। देवनागरी लिपि में प्रमुख आकर्षण है। तो देवनागरी लिपि में प्रमुख आकर्षण है लेखन को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। सुंदर और शुद्ध सुलेख के लिए जरूरी है। तो सुंदर और शुद्ध सुलेख के लिए जरूरी है अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुति लेख। इनकी जरूरत होती है सुंदर और शुद्ध सुलेख के लिए। वह साधन जिन्हें देखकर छात्र शीघ्र समझ जाता है तो वह दृश्य साधन। इसमें छात्र उसको साधन को देखकर शीघ्र समझ जाता है। सुनकर छात्र शीघ्र समझता है। अगर देखकर समझता है तो दृश्य साधन, और सुनकर छात्र शीघ्र समझता है तो वह श्रव्य साधन। वह साधन जिन्हें देखने व सुनने के लिए इंद्रियां एक साथ सक्रिय रहती है तो वह दृश्य श्रव्य साधन। पर्यवेक्षण या निरीक्षण अध्ययन विधि को कुछ विद्वान खालिस्तान विधि कहकर पुकारते हैं। तो पर्यवेक्षण या निरीक्षण अध्ययन विधि को कुछ विद्वान निर्देशित अध्ययन निर्देशित अध्ययन कहकर पुकारते हैं, निर्देशित अध्ययन विधि कहकर पुकारते हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक छात्र अध्ययन का निरीक्षण एवं निर्देशन करने के अवसर प्रदान करती है। यह कथन है। तो निरीक्षित अध्ययन विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करने तथा अध्यापक छात्र अध्ययन का निरीक्षण एवं निर्देशन करने का अवसर प्रदान करती है। यह कथन है क्लार्क तथा स्वर के अनुसार। कविता शिक्षण के उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए जो विधि सर्वाधिक उपयुक्त है तो वो विधि है संभावी कविता प्रस्तुत विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उचित विधि है तो वह है आगमन प्रणाली। कौन सी विधि है? आगमन प्रणाली। आगे, व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। यह परिभाषा जिस विद्वान की है
तो व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। तो यह है परिभाषा है करुणापति त्रिपाठी की। किसकी है? करुणापति त्रिपाठी की। इनके अनुसार व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। अध्यापकों को अध्याय के अध्यापन के साथ साथ प्रश्न पूछने चाहिए। इस मत से आप उत्तर दिएगा, इस बात से हम सहमत है। अध्यापक को अध्याय के अध्यापन के साथ साथ प्रश्न पूछने चाहिए। अगला, हिंदी भाषा की रूढ़िगत शिक्षण विधि का प्रमुख दोष है। तो हिंदी भाषा की रूढ़िगत शिक्षण विधि के प्रमुख दोष है तो याद रखना, बालक की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता, बालक गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते और वाक्य प्रयोग, उसके अलावा मुहावरे, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। यह है हिंदी भाषा की रूढ़िगत शिक्षण विधि की प्रमुख दोष। प्रारूप शिक्षण विधि संबंधित है। तो प्रारूप शिक्षण विधि संबंधित है तो रचना शिक्षण से। प्रारूप शिक्षण विधि संबंधित है तो रचना शिक्षण से। साहित्य हमें प्रेरणा देती है। तो साहित्य हमें किसकी प्रेरणा देती है? तो सत्कर्म करने की। किसकी? सत्कर्म करने की साहित्य हमें प्रेरणा देती है। डोल्टन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो डोल्टन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, डोल्टन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। किसने किया था? हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था डोल्टन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग। हिंदी शिक्षण में डोल्टन विधि के समय विद्यार्थी करते हैं तो विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। किसी कार्य करते हैं? स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं विद्यार्थी ना। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के रूप है। तो शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी का रूप है धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। उसके अलावा चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ व घटना बहुल की कहानियाँ। भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सुवाचन, सुवानी व सुलेखन। क्या? सुवाचन, सुवानी व सुलेखन। प्रयोजन विधि का महत्व है। तो प्रयोजना विधि का महत्व है तो इससे अर्जित ज्ञान स्थायी बनता है। शिक्षण सोद्देश्य होते हैं। इसमें अधिगम सरल, सुबोध और रोचक होता है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है प्रयोजन विधि। तो याद रखना, जो उच्च कक्षाएं होती है तो उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी विधि है प्रयोजन विधि। याद रखना, प्रयोजन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोग ली जाती है। वह विधि जो मंत्रणा और तर्क पद्धति का मिश्रित रूप है तो वह है स्वाध्याय विधि। कौन सी विधि है? स्वाध्याय विधि। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है तो वह है व्याख्या विधि। कौन सी विधि है? व्याख्या विधि। बालक का सीखना निर्भर करता है। बालक का सीखना भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर निर्भर करता है। अभिव्यक्ति कौशल में दक्षता प्रदान करना उत्तरदायित्व है। तो अभिव्यक्ति कौशल में दक्षता प्रदान करना उत्तरदायित्व है तो भाषा का उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है? तो भाषा का। मौखिक अभिव्यक्ति की शक्ति है तो नैसर्गिक। मौखिक अभिव्यक्ति की शक्ति है कि यह नैसर्गिक है। जिस शैली में हम एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं तो वह है गद्य शैली। तो हम कौन सी शैली में विचार विमर्श करते हैं? तो याद रखना, गद्य शैली में। व्यवहारिक दृष्टि से गद्य शिक्षण का मूल्य हो जाता है तो अल्पतम हो जाता है। अनुकरण विधि का दूसरा नाम है प्रचलित और प्राचीन विधि। याद रखना, अनुकरण विधि का प्राचीन नाम है या दूसरा नाम है प्रचलित या प्राचीन विधि। प्राथमिक स्तर पर बाल सभाओं के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखना, प्राथमिक स्तर पर बाल सभाओं के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। याद रखना, मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। समाज उपयोगी लेखन विषय पर सर्वाधिक प्रभावी होते हैं तो सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन। भाषा कौशल के प्रकार है। तो भाषा कौशल के प्रकार कितने हैं? तो 4 है। हम कल वाली क्लास में बताए थे वो 4 कौन कौन से। तो याद रखना, भाषा कौशल कितने हैं? भाषा कौशल के प्रकार तो 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनका सही क्रम यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW। तो भाषा कौशल के प्रकार है तो 4। व्याकरण के अध्ययन का प्रमुख प्रकार है। तो व्याकरण के अध्ययन का प्रमुख प्रकार है औपचारिक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण और यह व्याकरण के अध्ययन के प्रकार है। दृश्य श्रव्य उपकरण है। जो दृश्य श्रव्य उपकरण है तो दूरदर्शन एक दृश्य श्रव्य उपकरण है। आगे, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाता है। तो हिंदी शिक्षण को उन्नत क्या बनाता है? तो याद रखना, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाता है श्यामपट्ट, मानचित्र और पाठ्य पुस्तक।
निर्देशित स्वाध्याय विधि का प्रमुख कार्यपद है? तो निर्देशित स्वाध्याय विधि का प्रमुख कार्यपद है नियोजन, मूल्यांकन और क्रियान्वयन। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक है। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक है तो याद रखना, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक है ये, तो याद रखना फ्रोबेल। मोंटेसरी शिक्षण विधि के जन्मदाता है? तो मोंटेसरी शिक्षण विधि के जन्मदाता अभी मैंने बताया था आपको, डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी। वर्णमाला पढ़ाना और वर्णमाला लिखने में कार्य पहले होता है? तो वर्णमाला पढ़ाना और वर्णमाला लिखाने में कार्य होता है तो पहले वर्णमाला पढ़ाना पहले पढ़ाई जाती है। भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य है? तो भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य है अपने विचारों के आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता। इसे यह भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। कम समय में पढ़ाए जाने वाली अध्यापन योजना को कहते हैं? तो उसे कहते हैं दैनिक योजना। गद्य शिक्षण का अनुकरण वाचन उन विद्यार्थियों से कराया जाए जो गद्य शिक्षण का अनुकरण वाचन उन विद्यार्थियों से कराया जाए जो विद्यार्थी वाचन संबंधी अशुद्धियाँ अधिक करते हैं। उनको हम गद्य शिक्षण का अनुकरण करवाएंगे तो वो अशुद्धियाँ वो कम होगी। आगे, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ है? तो कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियाँ है, कथा वस्तु छात्रों में स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता हो और क्रमबद्धता हो। कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य न हो। व्यक्तिगत सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं? तो व्यक्तिगत सस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं व्यक्तिगत सस्वर वाचन के? तो दो प्रकार होते हैं। आदर्श वाचन किया जाता है? तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। याद रखना, आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा। याद रखना, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों के समूह में छात्र संख्या होते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों के समूह में छात्र संख्या में होते हैं 5 से 10 छात्र होते हैं। फेनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है? तो चित्र प्रदर्शन में। याद रखना, फेनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है तो चित्र प्रदर्शन में किया जाता है। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उद्बोधन सामग्री है? तो वह टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर शैक्षिक उपकरण है। टेप रिकॉर्डर कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो यह है श्रव्य उपकरण है। किसा उपकरण है? श्रव्य उपकरण है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धति है? तो वह है मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि व खेल विधि। यह है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाने की सर्वोत्तम पद्धतियाँ या विधियाँ। शिक्षण में इकाई योजना बनाने का सिद्धांत आधारित है? तो शिक्षण में इकाई योजना बनाने का सिद्धांत आधारित है गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिकों पर। किस पर है? गेस्टलवादी मनोविज्ञान पर। हिंदी शिक्षण में आत्मीकरण का संप्रत्यय दिया? तो हिंदी शिक्षण में आत्मीकरण का संप्रत्यय दिया मोरिसन ने। किसने दिया? मोरिसन ने। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है? तो द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है मौन पाठ। सहायक पुस्तकों के उद्देश्य होते हैं? तो सहायक पुस्तकों के उद्देश्य होते हैं साहित्यिक तथा स्वास्थ्य मनोरंजन का विकास। हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति है? तो हिंदी में संधि पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन निगमन पद्धति या विधि। यह संधि पढ़ाने की सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति है। कौन सी? आगमन निगमन। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा? तो सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा अनुलेख लिखाना। और हम अनुलेख लिखाएंगे तो उससे लेखन सुधरेगा बच्चों का। आगे, प्राथमिक स्तर पर वाचन का प्रमुख उद्देश्य है? तो शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास। छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है? तो छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है प्रयोगी कहानियाँ, कि बच्चों को प्रयोगी कहानियाँ सुनाई जाए। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है? तो भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। आगे, मौन पाठन का महत्व है? मौन पाठन का महत्व है गद्य में मौन पाठन का महत्व है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है? तो उपचारात्मक शिक्षण का महत्व त्रुटियों का पता लगाने में, विषय की स्पष्टता करने में, पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में, ये उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है। मौन पाठन का उद्देश्य है? तो मौन पाठन का क्या उद्देश्य है? इसे द्रुतगत से पठन और चिंतन का विकास होता है। अंताक्षरी भाषा शिक्षण की खेल विधि का उद्देश्य है?
तो अंताक्षरी भाषा शिक्षण की खेल विधि का उद्देश्य है कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या है? कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। द्रुत वाचनोदष्टि पाठ में होता है, तो द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ में होता है तो विषय बोध मुख्य और भाषा बोध गुण, विषय बोध मुख्य और भाषा बोध गौण होता है। भाषाई कौशल का सही क्रम है, तो भी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताएगा भाषाई कौशल का सही क्रम। तो कितनी है भाषाई कौशल? तो 4 है। कौन कौन से सही क्रम क्या है उसका? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये इसका सही क्रम है। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है, तो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है मौन पाठन का। काव्य शिक्षण में महत्व अधिक है, तो काव्य शिक्षण में अधिक महत्व है आदर्श वाचन का। किसका है? आदर्श वाचन का। पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है, तो पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है कौन सी है? अनुकरण विधि। याद रखना, पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? पूछा जा सकता है आपको कि, तो आपको जवाब देना है अनुकरण विधि। सर्वे कौशल विकास के अंतर्गत शक्तियों का विकास आवश्यक है, तो सर्वे कौशल विकास के अंतर्गत शक्तियों का विकास आवश्यक है। अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति और बोधन शक्ति। किस किस का? अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति और बोधन शक्ति। पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि है, तो पढ़ने में तो उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि है, तो वह है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि। कौन सी है? वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि और वर्ण परिचय विधि। इसके अलावा शब्द द्वारा अक्षर परिचय। तो हमारे यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियाँ पूरी होती है। अब अगली क्लास में हम एक दूसरे नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।